हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। सर, आज हम लोग एक नए यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं, नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेड ऑफ इंडिया। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूनिट कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं अगर बात करूँ प्रीवियस ईयर की तो हर साल अप्रॉक्स कह सकते हो 2 या फिर 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से तुम्हें देखने को मिल जाते हैं, और हो सकता है कि इस बार भी तुम्हें देखने को मिले, ज़्यादा चांसेस है। कहीं कहीं जगह पे इसके जो कंसेप्ट्स हैं, मतलब इसके अंदर जो कंसेप्ट्स हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस से मिलते हुए सब्जेक्ट्स हैं। तो जो भी बच्चे जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर जिनके भी सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन में आईबी रहा होगा, मतलब जिनके भी ग्रेजुएशन में इंटरनेशनल बिजनेस एज सब्जेक्ट रहा होगा, उनके लिए कुछ चीज़ें इसमें जानी पहचानी होगी, बहुत सारी चीज़ें जानी पहचानी होंगी। तो और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, टेंशन मत लो, इसको देखने के बाद तुम्हारे ट्रेड ऑफ इंडिया के मैक्सिमम अप्रॉक्स कह सकता हूँ 100% तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि कितना भी पढ़ लो या पढ़ा लो चीज़ें सफिशिएंट कभी नहीं होती हैं, लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट जो इसके अंदर हैं तुम्हारे वो कवर अप हो जाएंगे, मैक्सिमम टॉपिक्स इसके अंदर तुम्हारे कवर अप हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक। ट्रेड ऑफ इंडिया होता क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना है ट्रेड ऑफ इंडिया मतलब भारत में जो हो रहे ट्रेड है उनके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी लेनी है। ट्रेड का मतलब होता क्या है, आसान भाषा में समझे, लेमन लैंग्वेज में समझे तो ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अब बात आ गई है इंडिया की, तो इट मीन्स विद इन द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री, मतलब जो भी चीज़ों की खरीद और बेच होगी वो हमारे कंट्री के भीतर ही होगी, कंट्री के अंदर ही होगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व होंगे, जाहिर सी बात है भारत के अंदर वाले ही होंगे, क्योंकि नाम ही है इसका ट्रेड ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसे। ट्रेड ऑफ इंडिया रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी और मनीज वर्थ। द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस द गुड्स, then moves on to the wholesaler, then to retailer and finally to the अल्टीमेट कंज्यूमर। क्या कहने का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर कह लो या फिर प्रोड्यूसर होते हैं कह लो, वो गुड्स बनाते हैं, वो गुड्स रिटेलर को पहुंचाते हैं, और रिटेलर्स जो होते हैं वो कस्टमर तक गुड्स पहुंचाते हैं। तो ट्रेड जो होता है बेसिकली क्यों किया जाता है? थ्रू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, हमारी और तुम्हारी जो ज़रूरतें होते हैं, जो भी हमारी इच्छा होते हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए। साथ ही साथ जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। अब उनको कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है? तो उन्हें प्रॉफिट्स मिलते हैं। जैसे हमारे वांट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाता है, जो हमें गुड्स चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं, वैसे ही प्रोड्यूसर के वांट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाता है? बाय प्रोवाइडिंग देम प्रॉफिट। जब उन्हें प्रॉफिट अर्निंग होती है, प्रॉफिट अर्न होती है, तब उन्हें प्रॉफिट होता है। तो ट्रेड जो होता है ना, किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाता है, क्योंकि ट्रेड कहीं ना कहीं इकॉनमी को बूस्ट करता है, और इससे हमारे इकॉनमी में पैसे की जो सर्कुलेशन है वो बनी रहती है। तो कह सकते हैं ट्रेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल एक्टिविटी है। अब डिफरेंट टाइप्स के ट्रेड होते हैं, थोड़ा सा इमेज ब्लर है यार, काम चला लेना। ट्रेड मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लो इसे। ट्रेड दो तरीके के होते हैं, होम ट्रेड और दूसरा होता है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड को हम लोग इंटरनल ट्रेड बोलते हैं ना, पता ही होगा। और जो हमारा फॉरेन ट्रेड होता है उसे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, या फिर इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। समझ गए इस चीज़ को? अब होम ट्रेड जो होते हैं वो होते हैं होलसेलर, रिटेल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड। समझते हैं इसको। इंटरनल ट्रेड विच इज़ ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड, इंटरनल ट्रेड को हम लोग होम ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ कंडक्टेड विद इन द पॉलिटिकल एंड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ये लोकल लेवल पे हो सकता है, रीजनल लेवल पे हो सकता है, नेशनल लेवल पे हो सकता है। जैसे कि दिल्ली मुंबई के बीच ट्रेड हो गया, झारखंड बिहार के बीच ट्रेड हो गया, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच ट्रेड, या फिर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच ट्रेड हो गया। मतलब कहने का है कि यहाँ पे जो भी खरीद बेच होगी विद इन द बाउंड्रीज होगी। तो इसके अंदर टोटल 3 चीज़ें आ जाती हैं। होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? जब मैन्युफैक्चरर चीज़ों को बहुत ही बल्क में बेचता हो। देखो, मैं बहुत स्पीड और फास्ट वे में समझाऊंगा क्योंकि कम टाइम रह गया है ना, तो डिटेल में समझाने का सेंस नहीं बनता। ये सारी चीज़ें तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो होलसेल क्या होता है? जब क्वांटिटीज़ लार्ज हों, मतलब जब प्रोड्यूसर चीज़ों को बल्क में बेच रहा हो टू दी रिटेलर या फिर टू दी अदर पर्सन, तो उसको हम लोग नाम देते हैं होलसेल ट्रेड। वहीं बात करें रिटेल ट्रेड की, तो रिटेल ट्रेड जनरली स्मॉलर लॉट्स में होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, और ये जनरली कहाँ पे जाते हैं? हमारे इंड कंज्यूमर्स के पास जाते हैं। ठीक है,
समझ गए इस चीज़ को। लेकिन जब बात आती है, अच्छा ये तो समझ गए होलसेल रिटेल ट्रेड, लेकिन जब बात आती है एक्सटर्नल ट्रेड की, तो इसका मतलब है कि हम लोग चीज़ों को अपने कंट्री के बाहर भेज रहे हैं और बाहर से ला रहे हैं, मतलब फॉरेन ट्रेड। इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। इंस्टेंस के तौर पे मान कर चलो मिस्टर एक्स जो कि एक ट्रेडर है मुंबई में, वो अपने गुड्स को मिस्टर वाई को बेच रहे हैं, और मिस्टर वाई कहाँ बैठे हैं, तो न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, तो ये एग्जाम्पल हो जाता है फॉरेन ट्रेड का। इसके अंदर टोटल 3 सिचुएशंस निकल कर आते हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम अपने होम कंट्री से किसी और कंट्री में बेच रहे हैं, मतलब जब किसी, जैसे भारत से चीज़ों को हम जब चाइना में भेज रहे हैं तो दैट इज़ योर एक्सपोर्ट। लेकिन जब हम किसी फॉरेन कंट्री से अपने कंट्री में सामान को मंगा रहे हैं तो दैट इज़ इम्पोर्ट। एक और सिचुएशन आता है यहाँ पे इंटरपोर्ट, इंटरपोर्ट कह लो या फिर इंटरपोर्ट कह लो, जो भी बोलना है तुम्हें। इसमें क्या होता है, एक बार हम लोग गुड्स किसी अन्य कंट्री से मंगाते हैं, मतलब मान लो इस गुड्स को हमने अमेरिका से मंगाया, ठीक है। अब इस गुड्स में हमने फर्दर प्रोसेसिंग की, फर्दर वैल्यू एडिशन हमने करा, ठीक है, कुछ चीज़ें हमने इसमें ऐड की, और इसे दोबारा से किसी और कंट्री से, पहले हमने क्या करा, यूएसए से मंगाया इसमें इसे हम, अब इस प्रोडक्ट को हमने वापस कहाँ भेज दिया, वापस तो नहीं बोलूँगा, हमने इसे पाकिस्तान या फिर चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब इंपोर्ट किए गए गुड को आप कहीं और एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को। तो ये हो जाता है हमारा इंटरपोर्ट, व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड देन री एक्सपोर्टेड आफ्टर डूइंग सम प्रोसेसिंग, इसको हम लोग इंटरपोर्ट बोलते। इन ब्रीफ वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ री एक्सपोर्ट। इसे क्या बोल सकते हैं, ये री एक्सपोर्ट है, किसका, इंपोर्टेड गुड्स का। फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन ट्रेडर है भारत से, जो कि रॉ मटेरियल कुछ परचेज़ कर रहा है, या कह लो स्पेयर पार्ट्स परचेज़ कर रहा है जापान से, फिर उस चीज़ को वो असेंबल करता है और उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है और उसे एक्सपोर्ट कर देता है अमेरिकन ट्रेडर को, जो कि यूएस में बैठा हुआ है, तो दैट इज़ इंटरपोर्ट। अब यहाँ पे डिफरेंस चार्ट देख लो क्या है इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में। ये तुम्हारे लिए प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है जिसे कि तुम्हें खुद करना है, दैट इज़ HW। टेक अ स्क्रीनशॉट, कंप्लीट। चलो अब स्टार्ट करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कह लो या फिर इंटरनेशनल बिजनेस कह लो, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, इट रिफर्स टू द ग्लोबल बिजनेस। ये क्या है, ग्लोबल बिजनेस है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन द कंट्रीज। बहुत सारे कंट्रीज हैं, यूएसए, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। अब जब हर एक कंट्री के बीच यहाँ पे ट्रेड हो रहा हो तो इसको हम लोग नाम देते हैं इंटरनेशनल ट्रेड या फिर इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर वो सारे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे जो कि बिटवीन टू और मोर देन 2 कंट्रीज़ के बीच जो हो रहे हो। अब ये ट्रांजैक्शन प्राइवेट कंपनीज़ के बीच में हो सकते हैं या फिर सरकारी कंपनीज़ जो है अलग अलग कंट्रीज़ में उनके बीच हो सकते हैं, ठीक है। मेन पर्पस क्या है यहाँ पे समझना कि इकोनॉमी को बूस्टअप करना, इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करना, समझ गए इस चीज़ को। अब इसके थ्योरीज आ जाते हैं, थ्योरीज को मैंने यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे बाइफरकेट कर रखा है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। 2 थ्योरीज हैं इंटरनेशनल बिजनेस के या फिर इंटरनेशनल ट्रेड के। पहला आता है हमारा पे क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी और दूसरा है मॉडर्न और कह सकते हो फर्म बेस्ड थ्योरी। मेन अगर तुम्हारे मैं यहाँ पे बताऊँ तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि तुम्हारे सिलेबस में मेंशन किया गया है वो है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, जो कि डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया था 1817 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सारे थ्योरीज के बेसिक्स करते चलेंगे और कंपैरेटिव एडवांटेज को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपने किसके साथ, मर्केंटलिज्म थ्योरी, जो कि दिया गया था 1630 में। ये सबसे पुराना थ्योरी कहलाता है इंटरनेशनल बिजनेस का, जिसमें कि ये बोला गया कि एक्सपोर्ट जो होता है इसे अच्छा माना गया है, लेकिन इंपोर्ट को आप अवॉइड करो। तब एक्सपोर्ट जो है जितना कर सको, एक्सपोर्ट आपकी कंट्री के लिए गुड है, लेकिन इंपोर्ट जो है वो आपकी कंट्री के लिए बैड है। देखो ये चीज़ मैं बताऊं तो तुम अगर नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर फ्यूचर में तुम नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हो तो उसमें भी ये चीज़ें हैं, तो अच्छे से समझना इसे। चलो, इट इज़ द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। दिस थ्योरी बिलीव दैट एक्सपोर्ट इज़ गुड, एक्सपोर्ट क्या है, अच्छा है, लेकिन इंपोर्ट जो है वो आपको अवॉइड करना है। When you exported, you receive payment, करेंसी बेस्ड ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। क्या बोला है
जब आप एक्सपोर्ट करते हो चीज़ों को तब आपको पेमेंट मिलती है। जैसे कि पुराने टाइम में क्या होता था कि करेंसीज जो होती थी गोल्ड पे बेस्ड होती थी, तो जब हम किसी और कंट्री को बेचते हैं अपना सामान, भेजते हैं सामान या फिर बेचते हैं, तो वो हमें क्या भेजती थी रिटर्न में क्या देती थी, गोल्ड। तो हमारे कंट्री के पास करेंसी हमारा स्ट्रांग होता जाता है, हमारे पास गोल्ड की मात्रा ज़्यादा होती जाती है। तो कहीं ना कहीं कंट्री के पास जितना गोल्ड होगा वो उतना स्ट्रांग बनेगा। द बेस्ट थिंग इज़ टू एक्सपोर्ट एज मच, जितना एक्सपोर्ट करना है करो, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड आपके पास आएगी। ये फिलॉसफी जो है ये जीरो सम गेम पे बेस्ड है, जहाँ पे एक व्यक्ति को, व्यक्ति नहीं बोलूँगा यहाँ पे, पीपल वर्ड डाला गया, लेकिन जहाँ पे एक कंट्री को बेनिफिट होता है दूसरे कंट्री के खर्चे पे। मतलब वो कंट्री आप पे खर्च कर रही है, आपको पैसे पे कर रही है, और आपको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। ये एक फिलॉसफी नहीं है फॉर इंक्रीजिंग द ग्लोबल ग्रोथ बट रिड्यूसिंग ग्लोबल प्रॉब्लम। ग्लोबल ग्रोथ नहीं है, अल्टीमेटली एक कंट्री के यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है क्योंकि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड आ रही है, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कंट्री का वेल्थ बढ़ रहा है। तो ये एक सेल्फिश बेनिफिट की तरफ मूव करता है। सेल्फिश मतलब तुम देख रहे हो ना, खुद का फ़ायदा। ठीक है, इसके कुछ क्रिटिसिजम्स भी रहे, जैसे कि इससे कहीं ना कहीं मोनोपोली का राइज हो जाता है, इनएफिशिएंसी होती है, करप्शन होने का चांस होता है, और इस पे फोकस किया जाता है अंपायर बिल्डिंग पे एंड पोवर्टी ऑफ द कॉलोनीज। मतलब आप खुद का अंपायर बना रहे हो और दूसरी कंट्री आपके सामने गरीब हो रही है। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या क्या बोला गया, विन विन गेम। इसमें क्या बोला गया था, जीरो सम गेम। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा होगा वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होंगे इस चीज़ से। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो एडम स्मिथ ने यहाँ पे आर्ग्यू करा था। उन्होंने बोला था कि आप वो प्रोड्यूस करो जिसमें आप एफिशिएंट हो, आप वैसे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करो जिसमें आपकी अच्छी कैपेबिलिटी हो, आपका एक्सपर्टीज़ हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। समझते हैं इसको। Adam Smith argued that a country has an absolute advantage in the production of a product when it is more efficient than any other country. एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब यहाँ पे जैसे बताया गया है, एक कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज कब हो सकता है, जब आप उस प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री से बेहतर प्रोड्यूस कर रहे हो एट अ लोअर प्राइस। कंट्रीज शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर विच दे हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड देन ट्रेड दीज गुड्स फॉर द गुड्स प्रोड्यूस बाय द अदर कंट्रीज। In economics, the principle of absolute advantage refers to the ability of a party. अब यहाँ पे पार्टी इंडिविजुअल हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं, या फिर कंट्री हो सकते हैं, टू प्रोड्यूस मोर ऑफ अ गुड्स और सर्विस देन द कंपटीटर यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों के पास 50-50 हज़ार रुपये हैं और 2 दिन का समय है, और दोनों को यहाँ पे 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं एक क्लोथ के। तो अब इन दो कंपनीज कह लो या दो व्यक्ति कह लो, इन दो कंपनीज में जो भी कम समय में अच्छी क्वालिटी के साथ जो प्रोडक्ट निकालता है विद द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, उसको हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज उसका नाम देते हैं। समझ गए, 1776 में आया था। अब बात कर लेते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की। इसको नाम दिया गया था पॉजिटिव सम गेम। डेट्स इसका याद रख लेना, 1870 में ये लाया गया था। It refers to the ability of a country to produce a particular goods or service at a lower opportunity cost, मतलब कम से कम खर्चा में, as compared to others in field. देखो, मैंने तुम्हें यहाँ पे दो कंट्रीज का एग्जाम्पल दे के समझाया, ठीक है, कंपेयर हो रहा है। यहाँ पे क्या मैंने बोला था कि जिसमें तुम्हारा एडवांटेज है, जिसमें तुम्हारा एडवांटेज है तुम वो प्रोड्यूस करो। इसमें क्या होगा, कंपैरिजन होगा दो कंट्री का। इसमें तुम्हारा एडवांटेज क्या है, तुम किस में कम से कम कर रहे हो, ये देखना। इसमें दो कंट्री हैं ए और बी, मैंने तुम्हें एग्जांपल वहाँ भी दिया, नहीं देता तो तुम समझ नहीं पाते, लेकिन इसमें क्या है, खुद से देखा जाता है। दो गुड्स हैं, ठीक है, अब यहाँ पे दो कंपनीज की बात आ रही है। इसमें समझना कि जैसे कि एग्जांपल से देखो, सपोज ए जो है वो बेटर है कंट्री बी से इन प्रोड्यूसिंग रोजेस, एंड कंट्री बी इज़ बेटर देन कंट्री ए इन प्रोड्यूसिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑन कॉस्ट कंपैरिजन। समझते हैं इसको। दो कंट्रीज़ हैं, कमोडिटीज़ क्या क्या है, रोजेस और कंप्यूटर। कंट्री ए का 10 रुपया लग रहा है रोज़ बनाने में, कंट्री बी को 25 रुपये लग रहा है, ठीक है। ये किसका है, एब्सोल्यूट एडवांटेज का है। और यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज का है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज में
तुम्हारा लागत, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन सुनते जाओ, मैं लास्ट में इन दोनों को फिर से समझाऊंगा, तुम्हें सम अप करूंगा। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या कह रहा है, सुनना। दो कमोडिटीज़ हैं, रोजेस और कंप्यूटर। कंट्री ए जो है रोजेस बना रहा है 10 रुपये में, और वहीं पे जो कंट्री बी है उसी रोज को 25 रुपये में प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जब बात आई कंट्री ए के कंप्यूटर बनाने की तो वो 25 रुपये में बना रहा था और कंट्री बी जो है 5 रुपये में बना रहा था। तो यहाँ पे कंट्री बी का एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में है, तो कंप्यूटर में है। मैं यहाँ दोबारा से लिख रहा हूँ, कंट्री बी का एडवांटेज है कंप्यूटर बनाने में। और वहीं बात आई कंट्री ए की, तो उसका किस चीज़ प्रोड्यूस करने में एडवांटेज है, रोजेस प्रोड्यूस करने में। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज कब देखा जा रहा है, जो चीज़ आप कम में बना रहे हो। तो वैसे ही बी में, जैसे बी कंप्यूटर कम दाम में बना रहा है, ए रोजेस बना रहा है, तो ये होता है बेसिकली एब्सोल्यूट एडवांटेज। लेकिन जब बात आती है कंपैरेटिव एडवांटेज की, तो इसको समझना जरा ध्यान से, मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ। लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यहाँ पे। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन वन कंट्री हैज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग मेनी प्रोडक्ट। ये नहीं बता पाया कि कभी कभी किसी एक ही कंट्री के पास ज़्यादा एडवांटेज होती है कि वो सारे प्रोडक्ट ही बेहतर बनाए दूसरे कंपनी के कंपैरिजन में। मतलब ये कहने का है कि आप रोजेस भी बेहतर बना रहे हो, कंप्यूटर भी बेहतर बना रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इसकी बात हुई। और ये चीज़ हमारा एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज नहीं बता पाया। ठीक है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की क्रिटिसिज्म क्या रही कि वो उस सिचुएशन में फेल हो गया जहाँ पे एक कंट्री बहुत सारे प्रोडक्ट अपने एडवांटेज पे बना रही हो, मतलब बेहतर बना रही हो। तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो जब बात आई कंपैरेटिव की, तो इसमें कुछ एजम्पशन रखे गए कि यहाँ पे जब भी होगा फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन होगा। दूसरा, द ओनली एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर लेबर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ खर्च हो रहा होगा, लेबर में। कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं रखा गया, फ्री फ्रॉम थे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेड जो थे फ्री थे, और ट्रेड्स जो थे बिटवीन दो कंट्रीज ही हो रहे थे और दो प्रोडक्ट्स ही ट्रेड किया जा रहा था। तो ये यहाँ पे क्या रखा गया, क्या रखा गया, जल्दी बताओ, एजम्पशन रखा गया। अब एग्जांपल में बोला गया, सपोज करो कंट्री ए जो है वो बेटर है कंट्री बी से रोज बनाने में, ये हमने देखा वहाँ पे, और कंट्री बी जो है वो बेटर है कंट्री ए से कंप्यूटर बनाने में। ये क्या है, कॉस्ट कंपैरिजन। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, कंट्री ए क्या करेगी, वो रोज़ एक्सपोर्ट करेगी क्योंकि वो कम दाम में बना ले रही है, और इंपोर्ट करेगी कंट्री बी से क्या, कंप्यूटर। वहीं पे कंट्री बी जो है एक्सपोर्ट करेगा कंप्यूटर को और इंपोर्ट करेगा रोज़, कहाँ से, ए कंपनी से, कंट्री से। तो स्मिथ का क्या मानना था कि जितने भी नेशन है वो कहाँ से कमाएंगे, फ्री ट्रेड से। ठीक, अब यहाँ पे इसको समझो और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, इसको समझना स्टार्ट करते हैं। जूम करता हूँ, कंट्री ए है, कंट्री बी है, देखते जाना। क्लोथ की बात करते हैं तो कंट्री ए जो है वो 1 घंटे में 1 यूनिट बनाती है, वहीं कंट्री बी जो है वो 2 घंटे में 1 यूनिट बनाती है, 2 hours पर यूनिट। कंट्री ए कब, 1 घंटे में 1 यूनिट। अब आ जाते हैं वाइन्स में। वाइन की अगर बात की जाए तो वाइन में अगर देखोगे तो कंट्री ए जो है वो 3 घंटे में 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है और कंट्री बी 4 घंटे में 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे जो प्राइस रेशियो निकल कर आएगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, देखते जाना। यहाँ पे क्या प्राइस रेशियो बना, कंट्री ए की अगर मैं बात करूँ तो 1 यूनिट वाइन का, सॉरी हाँ, 1 यूनिट वाइन्स और 3 यूनिट ऑफ क्लोथ, प्राइस रेशियो कुछ इस प्रकार बन रहा है। और वहीं अगर बात की जाए 1 यूनिट ऑफ वाइन और 2 यूनिट ऑफ क्लोथ, कट जाएगा, 2 × 4 कर लो तो 1 और यहाँ पे 2 आ जाता है। तो यहाँ पे प्राइस रेशियो कुछ इस प्रकार से बन रहा है, इसको समझते। कंट्री ए का जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों ही कमोडिटीज़ बनाने में, इवन द ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज कैन बी म्यूचुअली एडवांटेज। कंट्री ए का यहाँ पे तुम देखोगे तो हायर एडवांटेज है क्या बनाने में, क्लोथ बनाने में। कंट्री बी का कंपैरेटिव एडवांटेज है वाइन को बनाने में, क्योंकि वो रिलेटिवली इनएफिशिएंट है इन लेसर इन वाइन बनाने में। कैसे,
यहाँ पे रेशियो जब निकल कर आया, यहाँ पे तुमने क्या रेशियो देखा, रेशियो क्या बना, 1:3 का पहला कंट्री ए का बना ना, कंट्री बी की बात आई तो 1:2 बन गया ना। कैसे बना, यहाँ पे पहले 2:4 था, तो यहाँ पे अगर तुम काटोगे तो 1:2 बन जाएगा। ये चीज़ समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो, ठीक है मैं मानता हूँ कंट्री ए जो है वो क्लोथ बहुत ही अच्छे तरीके से बना रही है, लेकिन कंट्री बी जो है, सॉरी कंट्री ए जो है वो वाइन बनाने में कहीं ना कहीं उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आने लगा, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज हो गया। कंपैरेटिव एडवांटेज बी के पास है वाइन बनाने में और ए के पास है क्लोथ बनाने में। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, कंट्री ए हैज़ हायर कंपिटिटिव एडवांटेज इन क्लोथ कंपैरेटिव, वहीं कंट्री बी के पास हायर कंपैरेटिव एडवांटेज है वाइन बनाने में। तो हर कंट्री यहाँ पे स्पेशलाइज्ड है खुद के प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे क्या करेगी कंट्री ए, क्या करेगी, क्लोथ एक्सपोर्ट करेगी और वाइन इंपोर्ट करेगी। तो समझ आया, यहाँ पे रेशियो निकाल के समझा गया, और यहाँ पे तो बेसिकली जो आ रहा था उस हिसाब से समझ लिया हमने। रीड करना, चीज़ें क्लियर होंगी। फिर आता है फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी। ठीक है, इसको हम लोग 2x2 थ्योरी भी बोलते हैं, 3 बार। तो A nation will export the commodity whose production requires the intensive use of nation's relatively abundant and cheaper factor, and import the commodity whose production requires the intensive use of the nation's relative scarce and the expensive product। क्या बोला, कंपनी एक नेशन या फिर एक कंट्री वैसे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगी जो कहीं ना कहीं उसके पास बहुत ही मात्रा में हो, बहुत ही आसानी से और कम लागत में प्रोड्यूस हो जा रही है, लेकिन जो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा रिसोर्सेस मांग रही हो और वो रिसोर्स हमारे पास स्कैर्स हो, वैसे प्रोडक्ट्स को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। इसे हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी भी नाम दिया गया। 2 कंट्रीज़ होंगी, 2 कमोडिटीज़ होंगे और सिर्फ 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे। इसे एज अ अजम्पशन रखा गया। द हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी फर्दर लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम इंडिकेट्स दैट free international trade will ultimately leads to the equalization of commodity prices and the factor prices। इस थ्योरी का अल्टीमेट गोल क्या था कि इक्वलाइजेशन लाना है वेरियस कमोडिटीज के प्राइस में। अब देखो हुआ क्या, लियोन्टिफ पैराडॉक्स, ये क्या है, इसका अपोजिट है। यहाँ पे क्या बोला, वैसे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करो जो कि तुम्हारे पास बहुत मात्रा में हो, जिसको बनाने में तुम्हें कम लागत लग रही हो, और जो प्रोडक्ट तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं नहीं अवेलेबल हो, स्कैर्स हो, उनको तुम दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट कर लो। 1950 में एक रशियन बॉर्न इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था वैसिली डब्ल्यू लियोन्टिफ, जिन्होंने यूएस के इकॉनमी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करा, फिर उन्होंने क्या देखा कि यूएस के पास कैपिटल बहुत ही ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपोर्ट करेगी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को, मतलब उसके पास बड़े बड़े मशीन्स वगैरह ज़्यादा है, लेबर इंटेंसिव चीज़ें नहीं है, उसके पास कैपिटल इंटेंसिव काफ़ी ज़्यादा है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव चीज़ों को एक्सपोर्ट करेगी, मशीन्स को एक्सपोर्ट करेगी। लेकिन जब उन्होंने रिसर्च करा तो उन्होंने क्या देखा कि चीज़ें अपोजिट हो रही हैं, चीज़ें उल्टा हो रही हैं। यूएस क्या कर रहा है, उसके पास कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा मात्रा में होते हुए भी वो उसी को इम्पोर्ट कर रहा है, दूसरे कंट्री से भी वही मंगा रहा है, और जो क्या कहते हैं हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारे लेबर इंटेंसिव है उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये थ्योरी निगेटेड फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी को भी, इसके लियोन्टिफ पैराडॉक्स को हम लोग निगेटेड फैक्टर प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्शन हो गया, रिवर्स हो गया और अपोजिट हो गया। फिर आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी थ्योरी और नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं फटाफट। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या बोलता है कि एक प्रोडक्ट जो है ना, वो भले ही प्रोड्यूस होता है किसी एक कंट्री में, लेकिन उसकी जो डेवलपमेंट है वो दूसरे कंट्रीज़ में भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि जो कंप्यूटर था वो किसी एक कंट्री में बना, मान लो यूएसए में बना, ठीक है, लेकिन अभी जाकर तुम देखोगे तो उसका प्लेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया। अभी वो इंडिया में भी प्रोड्यूस हो रहा है, किसी और कंट्री में भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट किसी और कंट्रीज़ में भी हो रही है। तो इसका कहने का ये मतलब था कि एक प्रोडक्ट के टोटल 3 स्टेजेस होते हैं, पहला न्यू प्रोडक्ट, दूसरा मैच्योरिंग और तीसरा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। दिस थ्योरी assume that
द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट विल अकर कम्प्लीटली इन होम कंट्री। जैसे कंप्यूटर एक अपने होम कंट्री में बना, लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्ट है धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर अभी पूरे वर्ल्ड में है, ना कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक कंट्री में है। और उसके बाद जो उसकी मार्केट है, उसकी जो प्रोडक्शन है, वो ग्रेजुअली उस कंट्री से, इनोवेटिव कंट्री से मूव करके कहीं और चली जाती है। जैसे कंप्यूटर अब उस कंट्री में प्रोड्यूस ना होके वहाँ भी होता है कम मात्रा में, लेकिन कहीं और भी ज़्यादा मात्रा में होने लगा है। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी कहता है। कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी क्या कहता है, 1961 में दिया गया कि यहाँ पे जो ट्रेड होंगे ना, वो वैसे कंट्रीज़ के साथ होगी जिनका कि डेवलपमेंट सिमिलर लेवल का हो। जैसे कि अपने भारत की अगर मैं बात करूँ, जो हमारा भारत है ये अभी डेवलपिंग स्टेज पे और बहुत ही फास्टली डेवलप कर रहा है। तो जो चाइना जैसी कंट्री है वो भारत के साथ ट्रेड करना चाहती है, हमेशा ट्रेड करना चाहती है, क्योंकि भारत जो है अभी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे डेवलप कर रहा है, उसकी जो ग्रोथ है वो हायर लेवल पे है। तो डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग जो होते हैं, जो एक लेवल के कंट्रीज होते हैं, वो खुद के साथ ट्रेड करना चाहते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी थ्योरी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे बोला गया एक कंपनी के कम्पिटिटिव एडवांटेज को कब देखा जाता है, जब उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अच्छी हो, उसके पास जो उसके R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसमें उसके अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट हो, लार्ज स्केल इकोनॉमीज़ हो, और उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। ठीक है, अगर ये चार आपके पास एडवांटेजेस हैं, आपके पास रिसोर्सेस अच्छे खासे अवेलेबल हैं, या फिर ये चार फैक्टरों को आप फुलफिल कर पा रहे हो, तो आपके पास कंपिटिटिव एडवांटेज है। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। लेकिन जब बात आई नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी की, तो ये इसे हम लोग डायमंड मॉडल भी बोलते हैं, माइकल पोर्टर के द्वारा दिया गया था। इसमें बोला गया एक नेशन के, अगर आपको कम्पिटिटिव को आपके एक कंपनी के कम्पिटिटिव पोजीशन को अगर आपको देखना है, तो सबसे पहले ये देखो कि उस नेशन की पोजीशन क्या है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। अगर एक कंपनी के कम्पिटिटिव लेवल को समझना है, परखना है, तो आपको ये देखना होगा कि उस कंट्री की कम्पिटिटिव लेवल क्या है। समझ गए इस चीज़ को? तो सबको एक बार रिवाइज कर लेना। आज के इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे इंडियाज़ इंटरनल ट्रेड, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, प्रॉब्लम्स को देखेंगे। देखो यार, नोट्स मैंने ऐप में अपलोड कर रखा है, तो उसे जाकर फटाफट करना स्टार्ट करो, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय रह गया। ठीक, अगर तुम्हारे कोई डाउट्स होते हैं तो कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो। सो एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।